पीएम का ये बिहार दौरा बहुत अहम माना जा रहा है और पीएम के बिहार दौरे की हर एक बड़ी खबर, हर एक ब्रेकिंग न्यूज आपको हम इंडिया पोल राय में दिखाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री इस वक्त अपनी टीम के चयन में लगे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री की टीम के चयन का फॉर्मूला क्या है, किन किन कसौटियों पर नेताओं को, सांसदों को कसा जा रहा है, मैं आपको हर एक डिटेल बताऊंगा। लेकिन यह प्रधानमंत्री कार्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उनका सम्मान किया। अब खबर यह है कि कुछ ही घंटों में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर सकती है और इसमें भी जो बड़ी खबर है वो ये है कि करीब 70 से 80 सांसदों का टिकट कट सकता है। ऐसे में कुछ सवाल हैं, वो सवाल क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। 70 सांसदों के टिकट कटने के पीछे की वजह क्या? अगर 70 से 80 सांसदों के टिकट कटेंगे तो इसकी बड़ी वजह क्या होगी? इसके अलावा सवाल यह भी कि नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट तय करने का फॉर्मूला क्या है? मोदी बीजेपी के लिए जीतने वाले कैंडिडेट कहां से खोज कर लाते हैं? मोदी और विरोधियों के चुनावी उम्मीदवार तय करने में क्या फर्क होता है? सवाल यह भी कि बीजेपी के कैंडिडेट तय करने का कोई पैटर्न है या फिर मोदी के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे वो विक्ट्री वाला फॉर्मूला निकाल लाते हैं। आज उन सारे सवालों के जवाब मैं आपके सामने रखूंगा, एक एक डिटेल विद फैक्ट आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो देखिए। कल देर रात बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, 3:30 बजे तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। बीजेपी ने हर सीट के हिसाब से रणनीति तैयार की है और इस मीटिंग में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई है वो आपके सामने रखते हैं। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक यूपी की वाराणसी सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे, गोरखपुर से रवि किशन चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव लड़ सकती हैं, वहीं गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ेंगे, भावनगर से मनसुख मंडाविया चुनाव में उतर सकते हैं और पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए रणनीति सेट कर चुकी है और इस रणनीति के ऊपर मोदी की गारंटी का भरोसा है और इसलिए इस बार उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी कड़ी मशक्कत कर रही है। प्रधानमंत्री सख्त हैं, चीफ सिलेक्टर सख्त हैं। इस बार सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिन सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं है उनका टिकट बिना किसी झिझक के काट दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार तीसरे टर्म के लिए पीएम मोदी नई टीम के साथ उतरेंगे और करीब 70 सांसदों का बीजेपी टिकट काट सकती है। 3 बार चुनाव जीत चुके और उम्रदराज कई सांसदों की जगह नई चेहरों को मौका दिया जाएगा। इस पर आज छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया, आपको सुनवाते हैं। कभी भी सूची आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रत्याशियों के बारे में, संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हर सीट पर उम्मीदवार कमल का फूल है, यह ध्यान में रहे। लेकिन सवाल जैसा मैंने आपके सामने शुरू में रखा कि बीजेपी आखिर इतनी गहराई से मॉनिटरिंग कर कैसे लेती है, कैसे मोदी को जिताने वाले उम्मीदवार कैंडिडेट मिल जाते हैं। पिछले 2 बार से तो यही देख रहे हैं, जिस पर मोदी हाथ रखते हैं वो जीत जाता है। यह समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस समझना होगा। बीजेपी ने कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए 5 प्रोसेस सेट किए थे। पहला था कार्यकर्ता, यानी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी अपना दावा पेश कर सकता है। दूसरी प्रक्रिया थी जनता से जमीनी स्तर पर फीडबैक। तीसरी प्रक्रिया थी, अहम प्रक्रिया है, संगठन के लोगों ने जो नाम दिए। चौथी प्रक्रिया थी सर्वे एजेंसीज का सहारा, सर्वे में उन नेताओं को लेकर जिनके दावे हैं उनको लेकर रिपोर्ट क्या है। और इसके अलावा 5वीं और सबसे अहम प्रक्रिया थी नमो ऐप के जरिए फीडबैक। आपको याद होगा, इंडिया बोल रहा है, हमने आपको यह खबर दिखाई थी कि नमो ऐप के जरिए सांसदों का फीडबैक लिया जा रहा है, स्थानीय नेताओं का फीडबैक लिया जा रहा है और इन्हीं 5 स्तर पर चर्चा हुई है, जिसके बाद टिकट फाइनल किया जा रहा है। अब आपको देखने में यह बड़ी साधारण प्रक्रिया लग रही हो, बहुत सिंपल प्रोसेस लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बीजेपी परिवारवाद पर प्रहार और पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करती है। लोकसभा में उम्मीदवारों के चयन के दौरान भी यह देखने को मिला। लोकसभा की 543 सीटों पर 12 लाख बूथ हैं। मोदी जी जब कैंडिडेट सिलेक्ट किया तो साधारण कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी ध्यान में रखा गया है। देश में 97 करोड़ वोटर हैं जिनके नाम पर वोटर लिस्ट छपते हैं और इन्हीं को देखने की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की होती है। मोदी ने सभी को चुनाव लड़ने का ऑप्शन दिया था। पहले तो पार्टी ने सभी विभागों के प्रमुखों से कहा
कि जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं उनकी डिटेल तैयार की जाए। यह भी कहा गया कि कैंडिडेट के पक्ष में विपक्ष की बातों को भी देखा जाए। मोदी ने हर सीट पर संगठन के लोगों के विकल्प पर विस्तार से बातचीत की। सीट पर मौजूदा सांसद हैं तो उनके बारे में भी राय मांगी गई। सिटिंग एमपी के अलावा दूसरा ऑप्शन भी पूछा गया। बीजेपी ने हर सीट पर अलग प्रभारी नियुक्त किए। प्रभारियों ने अपने कार्यकर्ताओं से पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार की। मौजूदा सांसद के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा तो उसका इस रिपोर्ट में नाम नहीं लिखा, यानी प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। सोचिए किस लेवल पर मॉनिटरिंग हुई है। बीजेपी पिछले बार के चुनाव में 133 सीटें हार गई थी, इसलिए इस बार हारी हुई बाजी पलटनी है और एक एक सीट पर अलग से ऑब्जर्वर रखा गया है। उस ऑब्जर्वर के पास वहां से जुड़े नेताओं और लोगों की लिस्ट सौंपी गई है, जिसके बाद उस सीट के लोगों से 1-to-1 मुलाकात कर उनकी राय ली गई है। फिर ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसमें देखा गया कि कितने लोग किस कार्यकर्ता के बारे में, किस कार्यकर्ता के लिए पक्ष में हैं। इसमें भी मोदी ने क्या किया, अगर मान लीजिए कि किसी सीट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम सामने आया है तो उसकी पड़ताल की गई कि कहीं यह ओपिनियन मैनेज तो नहीं किया गया है। फिर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई और सिर्फ इतना ही नहीं, कैंडिडेट फाइनल करने में सर्वे एजेंसीज का भी सहारा लिया गया। बीजेपी ने हर लोकसभा सीट पर प्रोफेशनल सर्वे कराया है और यह सर्वे किसी थर्ड पार्टी से नहीं कराया गया है, यानी उसका ये जो सर्वे है वो थर्ड पार्टी से ही कराया गया है, यानी क्योंकि ओपिनियन बायस्ड नहीं होना चाहिए, किसी नेता की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्टी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं होता। इस सर्वे के आधार पर ही रणनीति बनाई गई है या फिर रणनीति बदली गई है। इसके अलावा सामान्य प्रक्रिया के तहत संगठन के लोगों की राय ली गई, यानी प्रदेश संगठन अपने यहां की सीटों का नाम तय कर दिल्ली भेजे। संबंधित प्रदेश के कोर ग्रुप के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष बैठे। इस मीटिंग में सारे समीकरण, गठबंधन और विपक्ष की रणनीति जैसे मुद्दे देखे गए। उसके बाद उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनाई गई। कुल मिलाकर सर्वे रिपोर्ट और एक प्रक्रिया के आधार पर यह फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई है और फिर बीजेपी की चुनाव समिति बैठी। उसके बाद लोगों के नाम फाइनल हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं तो जैसा सभी जानते हैं कि मोदी किसी भी सीट पर चौंका सकते हैं, क्योंकि उनका अनुभव और फीडबैक सिस्टम बिल्कुल अलग है। अगर प्रधानमंत्री को कोई फीडबैक मिलता है तो उसका नाम कट भी सकता है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद नमो ऐप पर अपना भी एक सर्वे कराया, यानी कि उन्होंने अलग अलग सांसदों के बारे में लोगों से राय मांगी है। यानी नमो ऐप पर आम जनता की राय प्रधानमंत्री के पास खुद मौजूद है। प्रधानमंत्री वैसे भी सुनी सुनाई बातों पर कम और पक्की और जमीनी रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं। पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए दिसंबर के महीने में देश की हर लोकसभा सीट का सर्वे शुरू कर दिया था। 543 सीट के लिए लोगों से अपने अपने इलाके के प्रमुख के नाम को भेजने के लिए कहा गया था। यानी सीट सिलेक्शन से 80 दिन पहले ही मोदी ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया था। पीएम का तरीका बहुत पारदर्शी है। ऐप पर लोगों से सिटिंग एमपी के कामकाज की रेटिंग मांगी गई थी। 2019 में भी नमो ऐप का इफेक्ट दिखा था। उस दौरान ऐप पर आए फीडबैक के आधार पर 35% सांसदों का टिकट काट दिया गया था। 268 में से 173 सांसदों को ही दोबारा टिकट मिला था। यानी नमो ऐप भी बीजेपी सांसदों का भविष्य तय कर रहा है। नमो ऐप पर सर्वे कैसे होता है, हमारे संवाददाता पीयूष की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं आखिर नमो ऐप पर कैसे सर्वे होता है। तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर नमो ऐप डाउनलोड करें। ये नमो ऐप है और इस नमो ऐप पर एक जन मन सर्वे आएगा। इस जनमन सर्वे के बटन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद सीधे तौर पर यहां पर पूछा जाएगा, जैसे अपना नाम आप लिखेंगे, स्थान अपना लिखेंगे, निर्वाचन क्षेत्र। अब मैंने यहां पर निर्वाचन क्षेत्र के तौर पर एक विधानसभा या लोकसभा को चुन लिया। मैंने लोकसभा को चुना है और फिर आगे बढ़ते जाएंगे और उसके बाद खुद एक एक करके सवाल आएगा और उन सवालों का आप जवाब देंगे। मोदी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पर पहला सवाल है, आपको कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, अगर नहीं अच्छा लगता है उसका भी आप जवाब यहाँ पर देंगे। और इसी तरह से करके आगे तमाम ऐसे सवाल हैं। आपके जनप्रतिनिधि के बारे में भी इस पर पूछा जाता है। इस पर यह भी पूछा जाता है कि आपके क्षेत्र में कौन से ऐसे चेहरे हो सकते हैं, आपके सांसद आपको क्यों पसंद हैं, आपके सांसद ने
क्या कुछ काम किया है और उसके साथ ही साथ आपको मोदी सरकार की किन योजनाओं में दिलचस्पी है और कौन सी योजनाएं आपको बहुत अच्छी लगती हैं, तो तमाम योजनाओं के बारे में भी सर्वे में जिक्र किया गया है और इसी तरह आप अपनी सर्वे रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी, पीएम मोदी और बीजेपी की बात बता दी, कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस समझा दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोदी खुद कहते हैं कि उनका कैंडिडेट कमल का फूल है, लेकिन विपक्ष कैंडिडेट कैसे तय करता है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जो राय है, जो लोग जानते हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं, विपक्ष में कैंडिडेट तय करने का फॉर्मूला सेट है या सबसे ऊपर आलाकमान होता है और यही कैंडिडेट का नाम तय होता है। जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हैं, आरजेडी में तेजस्वी यादव हैं, और यहां आमतौर पर यह देखा जाता है कि कौन सा कैंडिडेट जो आलाकमान के नजदीक है, इसके अलावा किस कैंडिडेट के पास गॉडफादर है, यानी कि राजनीतिक आका, यानी कि यह भी कह सकते हैं कि किस कैंडिडेट की सिफारिश है, कौन मंत्री और सांसद का बेटा है। अगर यह बैकग्राउंड है तो टिकट मिलने में आसानी हो सकती है। फिर देखा जाता है कि किसके पास कितना धनबल है, पैसा कितना है, और इसके बाद जातीय समीकरण भी देखा जाता है। यानी अगर यादव बहुल्य सीट है तो यादव कैंडिडेट होना चाहिए, मुस्लिम बहुल्य सीट है तो मुस्लिम कैंडिडेट फाइनल होगा, और फिर यही नाम कार्यकर्ताओं को भेजे जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऐसे कैंडिडेट का नाम सामने आता है जिसके बारे में कार्यकर्ता भी नहीं जानते, और इसकी एक एक डिटेल कैंडिडेट सिलेक्शन की मैंने दोनों तरफ की आपके सामने रखी। आइए आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। राजनीति में अक्सर एक बात कही जाती है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और इसी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को फाइनल करने का, 80 सीटों को जीतने का फॉर्मूला मोदी और योगी ने सेट कर लिया है। बीजेपी ने सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपनी सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना ली है, और आप देखिए कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी इस मिशन में अभी से लग गए हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं, बीजेपी इस चुनाव में अपने सहयोगी दलों को गठबंधन के तहत 6 सीटें देने की तैयारी कर रही है, जिसमें अपना दल एस के लिए 2 सीटें, आरएलडी के लिए 2 सीटें, सुभाषपा और निषाद को पार्टी को 1-1 सीटें दी जा सकती हैं। पार्टी खुद 74 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, यह भी जानकारी मिल रही है। इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के आरएलडी को 4 से 6 सीटें दिए जाने की चर्चा चल रही थी। अखिलेश यादव की ओर से गठबंधन का ऐलान भी किया गया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा के बाद आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पलट गए, वो एनडीए के पाले में चले गए। आपको सुनवाते हैं इस बारे में जयंत चौधरी ने क्या कहा था। लंबी यात्रा में, जीवन यात्रा में उनके संघर्षों के साथ रहे, उन सबको बधाई देता हूँ। ये अकेली कोई हमारी जीत नहीं है, सबकी जीत है और श्रेय सबको जाना चाहिए। सर पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके। जयंत चौधरी एनडीए के साथ है, वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एनडीए और ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान की बीजेपी में वापसी के बाद दावा किया जा रहा है कि एनडीए का कुनबा इसके बाद मजबूत हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को जो संभावित सीटें दे सकती है उसकी डिटेल आपके सामने रखते हैं। उसमें पहली सीट है घोसी। यहां 2019 में सपा बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार अतुल राय को जीत मिली थी। इसे सपा और बसपा के गढ़ के रूप में देखा जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी घोसी सीट पर सहयोगी दल निषाद पार्टी को टिकट दे सकती है। अगली संभावित सीट है गाजीपुर, जहां 2019 में सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को उतारा गया था। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस सीट पर लगातार दावा करते रहे हैं। ऐसे में एनडीए इस सीट पर सुभाषपा के कैंडिडेट को उतार सकती है। तीसरी सीट है मिर्जापुर। यहां अपना दल एस अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकती हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से वो मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उतरती रही हैं। ऐसे में उनकी मिर्जापुर वाली सीट पर दावेदारी स्वाभाविक है। अगली सीट है प्रतापगढ़ की। दरअसल अपना दल एस ने रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट पर साल 2019 में जीत हासिल की थी। यहां से पकौड़ी लाल सांसद बने थे। हालांकि पिछले दिनों उनका निधन हो गया। माना जा रहा है कि भाजपा यहां से अपना उम्मीदवार उतार सकती है। दरअसल पिछले दिनों पार्टी के सर्वे में यहां अपना दल एस की स्थिति कमजोर आंकी गई है। इस प्रकार की स्थिति में गठबंधन के तहत पार्टी अपना दल एस को प्रतापगढ़ वाला सीट ऑफर कर सकती है। इसके अलावा संभल लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहां से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 2019 में सांसद बने थे। हालांकि पिछले दिनों बर्क का निधन हो गया।
मुस्लिम बहुल इस सीट को भाजपा गठबंधन के तहत आरएलडी को दे सकती है। यहां से जयंत चौधरी एक जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। वहीं बागपत लोकसभा सीट को राष्ट्रीय लोकदल के गढ़ के रूप में माना जाता है। हालांकि यहां से पार्टी पिछले वर्षों में चुनाव हारती रही है। 2019 में भी आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह से हारना पड़ गया था। माना जा रहा है कि इस बार गठबंधन के तहत यह सीट आरएलडी के पाले में जा सकती है। अपने कुनबे को मजबूत करने के साथ साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो के लिए सुझाव मांग रही है। इसके लिए देश भर में एक वैन को रवाना किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री खुद नमो ऐप पर लोगों से मैनिफेस्टो के लिए सुझाव मांग रहे हैं। यानी 24 के समय में बीजेपी पूरी तरह से कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। आइए आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यह खबर दरअसल